कहाँ मर गई हो? कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ। जिंदा भी हो या मर गई? दिनेश भैया एक ही गति से निरंतर चिल्ला रहे थे। क्या चाहिए आपको? गीले हाथ पोंछते हुए मधु कमरे में आकर बोली। मेरी जुराबें कहाँ है? सोचा था पढ़ी लिखी बीवी घर भी संभालेगी और मेरी सेवा भी करेगी, लेकिन यहाँ तो महारानी जी के नखरे ही पूरे नहीं होते। सुबह से साज श्रृंगार यूं शुरू होता है जैसे किसी कोठे पर बैठने जा रही हो। कितनी देर तक भुनभुनाते रहे। थोड़ी देर बाद फिर वे चीखे। नाश्ता तैयार है कि होटल से मंगवाऊं? मधु गर्मा गर्म पराठे ले आई। तभी ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उन्होंने दीवार पर दे मारी हो। शायद कांच की प्लेट थी। पूरी नमक की थैली उड़ेल दी है पराठे में। आदमी भूखा चला जाए तो ठूस ठूस कर खाएगी खुद। अच्छा सादा पराठा ले आती हूँ। मधु की आवाज़ में कंपन था। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब शाम को मैं इस घर में आऊँगा ही नहीं। कैसी बात कर रहे हैं आप? यूँ भूखे घर से जाएंगे तो मेरे गले से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। मरो जाकर। उन्होंने एक तमाचा मधु के गाल पर रसीद कर दिया और पीछे का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी यूँ स्टार्ट की जैसे किसी जंग पर जाना हो। ऐसे मौके पर अक्सर वे गाड़ी तेज गति से ही चलाते थे। माँ जी सहित पूरा परिवार सिमट आया था आंगन में। नन्हा अंश मेरे पल्लू से मुंह छुपाए खड़ा था। अक्सर दिनेश भैया की चीखें सुनकर परिवार के सदस्य तो क्या, आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते। पर क्या मजाल जो कोई एक शब्द भी कह जाए। एक बार फिर आश्वासित नज़रों से मैंने मुकेश की ओर देखा था। शायद कुछ कहे, पर नहीं। अपमान का घूंट पीना उन्हें भली प्रकार आता था। उधर माँ जी को देखकर यूँ लगता जैसे तिरस्कृत होने के लिए यह बेटा पैदा किया था। चिढ़कर मैंने ही मौन तोड़ा। एक दिन आपका भाई उस भोली भाली लड़की को जान से मार डालेगा, लेकिन आप लोग कुछ मत कहिएगा। ना जाने इतना अन्याय क्यों सहा जाता है इस घर में। क्रोध से मेरी आवाज़ कांप रही थी। उधर मधु सिसक रही थी। मैं सोचने लगी, अब शाम तक यूं ही वह भूखी प्यासी अपने कमरे में लेटी रहेगी और दिनेश भैया शाम को लौटेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार मन में आया उसके कमरे में जाकर प्यार से उसका माथा चूम लूं। सहानुभूति के चंद बोल आहत मन को शांत करते हैं, पर मधु जैसी स्वाभिमानी स्त्री को यह सब नहीं भाता था। होठ सी कर मंद मंद मुस्कुराते रहना उसका स्वभाव ही बन गया था। क्या मजाल जो दिनेश भैया के विरोध में कोई कुछ कह जाए। विवाह करके जब घर में आई थी तो बड़ा ही अजीब सा माहौल देखा था मैंने। दिनेश भैया और मुकेश दोनों जुड़वा भाई थे, पर कुछ पलों के अंतराल ने मुकेश को बड़े भाई का दर्जा दिलवा दिया था। शांत, सौम्य और गंभीर स्वभाव के कारण ही मुकेश काफ़ी आकर्षक दिखाई देते थे। उधर दिनेश उग्र स्वभाव के थे। कोई कार्य तो क्या, शायद पत्ता भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हिल जाता तो यूं आंखें फाड़ कर चीखते मानो पूरी दुनिया के मालिक हो। माँ जी और मुकेश उन्हें नन्हे बालक के समान पुचकारते, सफाई देते, लेकिन वे तो जैसे ठान ही चुके होते कि सामने वाले का अनादर करना है। माँ जी तब अपने कमरे में सिमट जाया करती थी और बदहवास से मुकेश घर छोड़कर बाहर चले जाते। मैं अपने कमरे में कितनी देर तक थर थर काँपती रहती थी। उस समय क्रोध अपने पति और माँ जी पर ही आता था, जिन्होंने उन्हें पर अंकुश नहीं रखा था। तभी तो बेलगाम घोड़े की तरह सरपट भागते जाते थे। एक दिन मैंने मुकेश से खूब झगड़ा किया था। खूब बुरा भला कहा था दिनेश भैया को। मुकेश शांत रहे, गंभीर मुख मुद्रा के लिए अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर बोले, छाया, दिनेश की जगह अगर तुम्हारा भाई होता तो तुम क्या करती? क्या ऐसे ही कोसती उसे? सच बताऊं, मैं उससे संबंध विच्छेद ही कर लेती। हमारे परिवार में बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वे बड़ों का अनादर कर ही नहीं सकते। गुस्से के आवेग में बहुत कुछ कह गई थी। जब चित्त थोड़ा शांत हुआ तो खुद को समझाने बैठ गई कि मेरे पति भी इसी परिवार के हैं, कभी दुख नहीं पहुंचाया उन्होंने किसी को। फिर दिनेश भैया का व्यवहार ऐसा क्यों है? एक दिन माँ जी ने अखबार रद्दी वाले को बेच दिए थे। दिनेश भैया को किसी खास दिन का अखबार चाहिए था। टूट पड़े माँ जी पर। मुकेश ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आज ही ऑफिस की लाइब्रेरी से तुम्हें अखबार ला दूंगा। पर दिनेश भैया की जबान एक बार लपलपाती तो उसे शांत करना आसान नहीं होता था। गालियों की बौछार कर दी माँ पर। वे पछाड़ खाकर गिर पड़ी थी। मुकेश अखबार लेने चले गए और मैं डॉक्टर को ले आई थी। तब तक दिनेश भैया घर से जा चुके थे। डॉक्टर माँ जी को दवा देकर जा चुके थे। मैं उनके सिरहाने बैठी अतीत की स्मृतियों में खोती चली गई। कैसे हृदय विहीन व्यक्ति हैं ये, संबंधों की गरिमा भी नहीं पहचानते। दिन बीतते गए। दिनेश भैया के विवाह के लिए माँ जी और मुकेश चिंतित थे। मुकेश अपने भाई के लिए संपन्न घराने की सुंदर व सुशिक्षित कन्या चाहते थे।
माँ जी चाह रही थी मैं अपने मायके की ही लड़की यहाँ ले आऊं, पर मुझे तो दिनेश भैया का स्वभाव कभी भाया ही नहीं था। जानबूझकर दलदल में कौन फंसे। एक दिन मुकेश मुझसे बोले, छाया, दिनेश के लिए कोई लड़की देखो। मैं विस्मय से उनका चेहरा निहारने लगी थी। समझ नहीं पा रही थी वे वास्तव में गंभीर हैं या यूं ही मजाक कर रहे हैं। दिनेश भैया के स्वभाव से तो वही स्त्री सामंजस्य स्थापित कर सकती है जिसमें समझौते व संयम की भावना कूट कूट कर भरी हो। घर हो या बाहर, आपा खोते एक पल भी नहीं लगता था उन्हें। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोली, ब्याह भले कराओ देवर जी का, पर उस स्थिति की भी कल्पना की है तुमने कभी जब वे पूरे वातावरण को युद्ध भूमि में बदल देते हैं? मैं तो डर कर तुम्हारी शरण में आ जाती हूँ, पर उस गरीब का क्या होगा? मैंने बात सहज ढंग से कही थी, पर मुकेश गंभीर थे। मेरे दृष्टिकोण का मानदंड चाहे जो भी हो, पर मुकेश के तो वे प्रिय भाई थे और माँ जी के लाडले बेटे। दोनों की दृष्टि में उनका अपराध क्षम्य था। वैसे लड़का सुशिक्षित हो, उच्च पद पर आसीन हो और घराना संपन्न हो तो रिश्तों की कोई कमी नहीं होती। कद काठी, रूप रंग व आकर्षक व्यक्तित्व के तो वे स्वामी थे ही। आगरा वाले कमलनाथ की बेटी मधु सभी को बहुत भाई थी। मैं सोच रही थी क्या देंगे दिनेश भैया अपनी अर्धांगिनी को। उनके शब्दकोश में तो सिर्फ कटु बाण है जो सर्पदंश सी पीड़ा ही दे सकता है। भाव और संवेदनाओं की परिभाषा से कोसों दूर वह व्यक्ति अपेक्षा के नस्तर ही तो चुभो सकता है। मधु को हमारे घर आना था, वह आई भी। दो भाइयों की इकलौती बहन इतना दहेज लाई कि माँ जी पड़ोसिनों को गिनवा गिनवा कर थक गई थी। अपने साथ संस्कारों की अनमोल धरोहर भी बलाई थी। उसके मृदु स्वभाव ने सबके मन को जीत लिया। मुझे लगा देवर जी के स्वभाव को बदलने की सामर्थ्य मधु में है। विवाह के दूसरे दिन स्वागत समारोह का आयोजन था। मुकेश की वकालत खूब अच्छी चलती थी। संभ्रांत व आभिजात्य वर्ग में उनका उठना बैठना था। दिनेश भैया चार्टेड अकाउंटेंट थे। निमंत्रण पत्र बांटे गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर ही सिमट आया हो। मधु को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को घर पर बुलाया गया था। लोगों का आना शुरू हो गया था। उधर मधु तैयार नहीं हो पाई थी। दिनेश भीतर आ गए थे। क्रोध के आवेग से बुरी तरह कांप रहे थे। सामने माजी मिल गई तो उन्हें ही धर दबोचा। कहाँ है तुम्हारी बहू? महारानी को तैयार होने में कितने घंटे लगेंगे? मैं उनका स्वभाव अच्छी तरह जानती थी। बोली, ब्यूटिशियन अंदर है, बस 5 मिनट में आ जाएगी। पर उन्हें इतना धीरज कहाँ था। आव देखा ना ताव, भड़ाक से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर पहुंच गए। शिष्टाचार का कोई नियम उन्हें छू तक नहीं गया था। ब्यूटिशियन को संबोधित कर आंखें तरेरी। अब जूड़ा नहीं बना, चुटिया बन गई तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। गवारों को समय का ध्यान ही नहीं है। यहाँ अभी मेहंदी रचाई जा रही है, अलता लग रहा है। वहाँ लोग आने लगे हैं। अपमान और क्षोभ के कारण मधु के आंसू टपक पड़े थे। वह बुरी तरह कांपने लगी थी। मैं भागकर मुकेश को बुला लाई थी। भाई को शांत करते हुए वे बोले, दिनेश बाहर चलो, तुम्हारे यहाँ खड़ा रहने से तो और देर हो जाएगी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, बीवी को सिर पर चढ़ा कर रखूँ। मेरे मुंह से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है। मुकेश में ना जाने कितना धीरज था जो अपने भाई का हर कटु शब्द शिरोधार्य कर लेते थे। मुझे तो दिनेश भैया किसी मानसिक रोगी से कम नहीं लगते थे। जैसे तैसे तैयार होकर नई बहू जनवासे में पहुंच गई। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसने उदासी की चादर ओढ़ी हुई हो। बाबुल का अंगना छोड़कर ससुराल में आते ही पिया ने कैसा स्वागत किया था उसका। हंसी खुशी के माहौल में सब काम सही तरीके से निबट गए। दूसरे दिन वे दोनों मनाली के लिए चल दिए थे। वहां जाकर मधु ने हमें चिट्ठी लिखा। ऐसा लगा जैसे अपने मृदु व कोमल स्वभाव से हम सबको अपना बनाना चाह रही हो। शुष्क व कठोर स्वभाव के दिनेश भैया तो उसे ये औपचारिकताएं सिखाने से रहे। उन्हें तो अपनों को पराया बनाना आता था। उस दिन रविवार था। हम सब शाम को टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाजे की घंटी बजाने का अंदाज दिनेश भैया का ही था। द्वार पर सचमुच मधु और दिनेश भैया ही थे। मधु हमारे बीच आकर बैठ गई, हंसती रही, बताती रही। दिनेश भैया अपने परिजनों स्वजनों से सदैव दूर ही छिटके रहते थे। मैं बार बार मधु की उदास सूनी आंखों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रही थी। बात करते करते अक्सर वह चुप हो जाया करती थी। कभी हंसती, कभी सहम जाती। ना जाने किस परेशानी में थी। मुझे कुछ भी कुरेदना अच्छा नहीं लगा था। दूसरे दिन से मधु ने घर के कामकाज का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। मेरे हर काम में हाथ बटाती। माँ जी की सेवा में आनंद मिलता था उसे। दिनेश भैया के मुख से बात निकलती भी न थी कि मधु फौरन हर काम कर देती। एक बात विचारनी थी कि पति के रौद्र रूप से घबराकर वह उसके पास पल भर भी नहीं बैठती थी। हमारे साथ बैठकर वह हंसती, बोलती, खुश रहती थी।
लेकिन पति के सानिध्य से जैसे उसे वितृष्णा सी होती थी। कई बार जब पति का तटस्थ व्यवहार देखती तो उन्हें खींचकर सबके बीच लाना चाहती, लेकिन वे नए परिवेश में खुद को ढालने में असमर्थ ही रहते थे। सुसंस्कृत व प्रतिष्ठित परिवार में पली बढ़ी औरत इस धुरी विहीन, संस्कार विहीन पुरुष के साथ कैसे रह सकती है? मैं कई बार सोचती थी, इस कापुरुष से उसे घृणा नहीं होती होगी। वैसे उन्हें कापुरुष कहना भी गलत था। कोई सुखद अनुभूति हो तो जी जान से कुर्बान हो गए, मगर दूसरी ओर से थोड़ी लापरवाही हुई या जरा सी भावनात्मक ठेस पहुंची तो मुंह मोड़ लिया। एक बार मुकेश दौरे पर गए हुए थे। मैं अपने कमरे में कपड़े संभाल रही थी कि देवर जी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई थी। कुछ ही देर में चिंगारी ने विस्फोट का रूप ले लिया था। उनके रजिस्टर पर मेरा बेटा आड़ी तिरछी रेखाएं खींच आया था। हर समय चाची के कमरे में बैठा रहता था। मधु को भी तो उसके बिना चैन नहीं था। बेवकूफ़ ने मेरा रजिस्टर बर्बाद कर दिया, गधा कहीं का। अपने कमरे में मरता भी तो नहीं। दिनेश भैया चीखे थे। मधु ने एक शब्द भी नहीं कहा था। गुस्से में व्यक्ति शायद विरोध की प्रतीक्षा करता है, तभी तो वार्तालाप खींचता है। आग बबूला होकर दिनेश पलंग पर पसर गए। अचानक पलंग से उठे तो उन्हें चप्पल नहीं मिली। पोछा लगाते समय मालती ने शायद पलंग के नीचे खिसका दी थी। मालती तो मिली नहीं, सो उन्होंने पीट डाला मेरे बेटे को। मधु ने उसके चारों तरफ कवच सा बना डाला, पर वे तो मधु को ही पीटने पर तुले थे। मैं भागकर अपने बेटे को ले आई थी। पीठ सहलाती जा रही थी और सोचती भी जा रही थी कि क्या अंश का अपराध अक्षम्य था। किसी को भी मैंने कुछ नहीं कहा था। चुपचाप अपने कमरे में बैठी रही। पति को शांत कर कुछ समय बाद मधु मेरे कमरे में आकर मुझसे क्षमा याचना करने लगी। मैं बुरी तरह उत्तेजित हो चुकी थी। अपने आप को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल ही रही। बोली, देखूंगी जब अपने बेटे से ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मधु दया का पात्र बनकर रह गई। बेचारी और क्या करती, हमेशा की तरह उसे बैठने तक को नहीं कहा था मैंने। शाम को अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए दिनेश भैया खिलौना बंदूक ले आए थे। अंश तो सामान्य हो गया। अपमान की भाषा वह कहाँ पहचानता था, लेकिन मेरा आहत स्वाभिमान मुझे प्रेरित कर रहा था कि यह बंदूक उस क्रोधी के सामने फेंक दूं और अंश को उसकी गोद से छीनकर अपने अहंग की दृष्टि कर लूं। लेकिन मर्यादा के अंश सहेजना मुकेश ने खूब सिखाया था। उस समय अपमान का घूंट पीकर रह गई थी। दूसरे की भावनाओं की कदर किए बिना अपनी बात पर अड़े रहकर मनुष्य अपने अहंकार की दृष्टि भले ही कर ले, लेकिन मधुर संबंध जो आपसी प्रेम और सद्भाव पर टिके रहते हैं खुद ब खुद समाप्त होते चले जाते हैं। उसके बाद तो जैसे रोज का नियम बन गया था। मधु जितना अपमान व आरोप सहती, उतनी ही यातनाओं की पुनरावृत्ति अधिक तीव्र होती जाती। भावनाओं से छलकती आंखों में एक शून्य को टंकते कितनी बार देखा था मैंने। प्रतिकार की भाषा वह जानती नहीं थी। पति का विरोध करने के लिए उसके संस्कार उसे अनुमति नहीं देते थे। उधर दिनेश भैया को कई बार रोते हुए देखा मैंने। इधर मधु अंतर्मुखी बन बैठी थी। कितनी बार उसकी उदास आंखें देखकर लगता जैसे पारिवारिक संबंधों व सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने में असमर्थ हो। 1 साल के विवाहित जीवन में वह सूख कर कांटा हो गई थी। अब तो माँ बनने वाली थी। मुझे लगता उसकी संतान अपनी माँ को यूं तिरस्कृत होते देखेगी तो या स्वयं उसका अपमान करेगी या कुमसुम से बैठी रहेगी। एक दिन मधु की भाभी का पत्र आया। ब्याह के बाद शायद पहली बार वे पति के संग ननद से मिलने आ रही थी। मधु पत्र मेरे पास ले आई और बोली, भाभी, मेरे भाभी और भैया मुझसे मिलने आ रहे हैं। मधु का स्वर सुनकर मैं वर्तमान में लौट आई। बोली, यह तो बड़ी खुशी की बात है। आप तो जानती हैं इनका स्वभाव, बात बात में मुझे अपमानित करते हैं। भाभी भैया को मैंने कुछ नहीं बताया है आज तक। उनके सामने भी कुछ उसका गला रुंध गया। दोषी कौन है मधु? अत्याचार करना अगर जुर्म है तो उसे सहना उससे भी बड़ा अपराध है। मैंने उसे समझाया। मैं मात्र संवेदना नहीं जताना चाह रही थी, उसका सुप्त विवेक जगाना भी चाह रही थी। मैंने आगे कहा, पति को सर्वशक्तिमान मानकर उसके पैरों की जूती बनकर जीवन नहीं काटा जा सकता। पति पत्नी का व्यवहार मित्रवत हो तभी वे सुख दुख के साथी बन सकते हैं। मधु अवाक सी मेरी ओर देखती रही। उसका अर्धसुप्त विवेक जैसे विकल्प ढूंढ रहा था। दूसरे दिन सुबह ही उसके भैया भाभी आए थे। उनका सौम्य, संतुलित व संयमित व्यवहार बरबस ही आकर्षित कर रहा था हम सबको। उपहारों से लदे फदे कभी मधु को दुलारते, कभी दिनेश को पुचकारते। कितनी देर तक मधु को पास बैठाकर उसका हाल पूछते रहे थे। गांधीर्य की प्रतिमूर्ति मधु ने उन्हें अपने शब्दों से ही नहीं, हाव भाव से भी आश्वस्त किया था कि वह बहुत खुश है। 2 दिन हमारे साथ रहकर माँ जी व दिनेश भैया से अनुमति लेकर वे मधु को अपने साथ ले गए थे।
पहला प्रसव था, इसलिए वे मधु को अपने पास ही रखना चाहते थे। दिनेश भैया का उन दिनों स्वभाव बदला बदला सा था। चुप्पी का मानो कवच ओढ़ लिया था उन्होंने। मधु के जाने के बाद भी वे चुप ही रहे थे। प्रसव का समय नज़दीक आता जा रहा था। हम सब मधु के लिए चिंतित थे। यदा कदा उसके भाई का फ़ोन आता रहता था। दिनेश भैया वह हम सब से यही कहते कि उस समय वहाँ हमारा रहना बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर ने उसकी दशा चिंताजनक बताई थी। ऐसा लगता था दिनेश मधु से दो बोल बोलना चाहते थे। उन जैसे आत्म केंद्रित व्यक्ति के मन में पत्नी के लिए थोड़ा बहुत स्नेह विरह के कारण जागृत हुआ था, या अपने ही व्यवहार से शुद्ध होकर वे पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। इस बारे में मैं कुछ समझ नहीं पाई थी। दिनेश के साथ मैं व अंश मधु के मायके पहुंचे थे। मधु की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। भैया भाभी उसकी यूं सेवा कर रहे थे जैसे कोई नाजुक फूल हो। अवाक से दिनेश भैया कभी पत्नी को देखते तो कभी साले व सलहज को। ऐसा स्नेह उन्होंने कभी देखा नहीं था। पिछले वर्ष जब मधु को पेट दर्द हुआ था तो दवा लाना तो दूर, वे अपने ऑफिस जाकर बैठ गए थे। यहाँ कभी मधु को फल काट कर खिलाते तो कभी दवा पिलाने की चेष्टा करते। मधु स्वयं उनके अप्रत्याशित व्यवहार से अचंभित सी थी। 3 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद मधु ने बेटी को जन्म दिया था। मधु के भैया भाभी उस गुड़िया को हर समय संभालते रहते। इधर मैं देख रही थी, दिनेश भैया के स्वभाव में कुछ परिवर्तन के बाद भी मधु बुझी बुझी सी ही थी। कम बोलती और कभी कभी हंसती। कुछ ही दिनों के बाद मधु को लीवा जाने की बात उठी। इस बीच दिनेश एक बार घर भी हो आए थे, पर अचानक मधु के निर्णय ने सबको चौंका दिया। वह बोली, मैं कुछ समय भैया भाभी के पास रहकर कुछ कोर्स करना चाहती हूँ। ऐसा लगा जैसे दाम्पत्य के कलेश और सामाजिक प्रताड़ना के त्रास से अर्धविक्षिप्त होती गई मधु का मनोबल मानो सुदृढ़ सा हो उठा है। कहीं उसने दिनेश भैया से अलग रहने का निर्णय तो नहीं ले लिया। स्पष्ट ही लग रहा था कि कोर्स का तो मात्र बहाना है, वह हम सबसे दूर रहना चाहती है। उधर दिनेश भैया बहुत परेशान थे। वहाँ पोह की मनोस्थिति में आशंकाओं के नाग फन उठाने लगे थे। मधु के भैया भाभी ने निश्चय किया कि पति पत्नी का निजी मामला आपसी बातचीत से ही सुलझ जाए तो ठीक है। मधु कमरे में बेटी के साथ बैठी थी। दिनेश भैया के शब्दों की स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही थी। मधु से उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना की, लेकिन वह फिर चुप ही बैठी रही। दिनेश भैया फिर बोले, मधु, प्यार का मोल मैंने कभी जाना ही नहीं। यहाँ तुम्हारे परिवार में आकर पहली बार जाना कि प्यार, सहानुभूति के मृदु बोल मनुष्य के तन मन को कितनी राहत पहुँचाते हैं। उस समय कोई 3 वर्ष के रहे होंगे हम दोनों भाई, जब पिताजी का साया सिर से उठ गया था। उनकी मृत्यु से माँ विक्षिप्त सी हो उठी थी। वे घर को पूरी तरह से संभाल नहीं पा रही थी। ऐसे समय में रिश्तेदार कितनी मदद करते हैं ये तुम जान सकती हो। माँ का पूरा आक्रोश तब मुझ पर उतरता था। मुझे लगता वे मुझसे घृणा करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई माँ अपने बेटे से घृणा नहीं कर सकती। मधु का अस्फुट सा स्वर था। बच्चे की स्कूल फीस ना दी जाए, बुखार आने पर दवा ना दी जाए, ठंड लगने पर ऊनी वस्त्र ना दिए, तो इस भावना को क्या कहा जाए? माँ ऐसा व्यवहार मुझसे ही करती थी। मुकेश का छोटा सा दुख उन्हें आहत करता। उनकी भूख से माँ की अतड़ियों में कुलबुलाहट पैदा होती। मुकेश की छोटी से छोटी परेशानी भी उन्हें दुख के सागर में उतार देती। मुकेश भैया क्या विरोध नहीं करते थे? मधु, जब इंसान को अपने पूरे मौलिक अधिकार खुद ब खुद मिलते रहते हैं तो शायद दूसरी ओर उसका ध्यान कभी नहीं खींचता। या हो सकता है मुझे ही ऐसा महसूस होता हो। शुरू शुरू में चिड़चिड़ाहट होती, क्षुब्ध हो उठता माँ के इस व्यवहार पर, लेकिन बाद में मैंने चीख कर चिल्लाकर अपना आक्रोश प्रकट करना शुरू कर दिया। बच्चे से यदि उसका बचपन छीन लिया जाए तो उससे किसी प्रकार की अपेक्षा करना निरर्थक सा लगता है ना। हर समय उत्तरदायित्व का लबादा मुझे ही उड़ाया जाता। यह मकान, यह गाड़ी, घर का खर्चा सब कुछ मेरी ही कमाई से खरीदा गया। मुकेश अपनी मीठी वाणी से हर पल जीतते रहे और मैं कर्कश वाणी से हर पल हारता रहा। धीरे धीरे मुझे दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद आने लगा। बीमार व्यक्ति को दुत्कारने में सुख की अनुभूति होती। कई बार तुम्हें प्यार करना चाहा भी तो मेरा अहम मेरे आगे आ जाता। जिस भावना को कभी महसूस नहीं किया उसे बांट कैसे सकता था। अपनी बच्ची को मैं खूब प्यार दूंगा, विश्वास दूंगा ताकि वह समाज में अच्छा जीवन बिता सके। उसे कलुषित वातावरण से हमेशा दूर रखूंगा। अब घर चलो मधु। दिनेश फूट फूट कर रोने लगे थे। मधु अब कुछ सहज हो उठी थी। दिनेश भैया दया के पात्र बन चुके थे।
मैं समझ गई थी कि मनुष्य के अंदर का खोखलापन उसके भीतर असुरक्षा की भावना भर देता है। फिर इसी से आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए शायद वे उत्तेजित हो उठते थे। मधु घर लौट आई थी। वह, दिनेश भैया और उनकी छोटी सी गुड़िया बेहद प्रसन्न थे। कई बार मैं सोचती, यदि दिनेश भैया ने अपने उद्वार लावे के रूप में बाहर ना निकाले होते तो यह शुक्त ज्वालामुखी अंदर ही अंदर हमेशा धधकता रहता, फिर तलाक या किसी भी रूप में विस्फोट हो जाता, कौन जाने। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।